साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, आज का वीडियो जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे जो भी लोग नए आए हों वो चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? आप सभी को बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। आपको बताना है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही होगा। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद साथियों अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है। और ऋग्वेद में जो है 10 मंडल पाए जाते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल पाए जाते हैं और 1028 सूक्त पाए जाते हैं और 10,462 ऋचाएँ पाई जाती हैं। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा होगा? ऋग्वेद। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। अब बताना है कि विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था। 57 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में, 57 ईसा ईस्वी में, 78 ईस्वी में। बताना है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। तो यह प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए सही है। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? अब बताना है कि निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। बताना है कि किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ या उसको छापा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? अब बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। बताना है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा डी बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। यह डेट याद रखिएगा साथियों कि पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला था। और कहाँ पे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो यह लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है वह हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक। यह कहाँ हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह भी लंदन में हुआ था। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वह 17 नवंबर 1931 से 24 सितंबर 1932 तक हुआ था।
तीनों गोल में सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इस तीनों का गोल में सम्मेलन की जो तिथि है उसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि प्रथम गोल में सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था, तृतीय कब हुआ था, या कहाँ किस स्थान पर हुआ था। तो तीनों गोल में सम्मेलन लंदन में ही हुआ था, और तीनों गोल में सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। बताना है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस जी ने, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी जी ने। अब बताना है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन सी सही है, महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना किया था। किसकी रचना की थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। सुभाष चंद्र बोस जी थे, यह थे इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखे थे। और जो दादा भाई नौरोजी जी थे, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखे थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये लिखे थे इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखे थे। तो सभी लोगों ने कोई ना कोई पुस्तक लिखा था, लेकिन जो भी लिखा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लिखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बहुत फेमस पुस्तक है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत सी परीक्षाओं में कई बार रिपीट किया जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा था, या हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था, या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था। तो यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नदी द्वीप कौन है। अब बताना है नदी द्वीप कौन है। ऑप्शन ए बैरन द्वीप, ऑप्शन बी सालसेट द्वीप, ऑप्शन सी माजुली द्वीप, ऑप्शन डी रोस द्वीप। बताना है कि नदी द्वीप कौन है। नदी द्वीप यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन सी सही होगा, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप एक नदी द्वीप है, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। जो माजुली द्वीप है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी घाट है। अब बताना है कि पश्चिमी घाट है। ए पर्वत, बी पठार, सी पठारों का ढलान, डी पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट क्या है बताना है आपको, पश्चिमी घाट क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी पठारों का ढलान है। पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर, पश्चिमी घाट गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होती है। सोचिए कितना दूर तक इसका फैलाव है, यह विस्तृत है यह, और यह उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर लंबा है। सोचिए पश्चिमी घाट आपका गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है, और गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। फिर कहा गया कि यह उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर लंबा है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट क्या होगा, पठारों का ढलान होगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है। यहाँ बताना है कि हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु को बताना है। किसको बताना है, सबसे गहरे बिंदु को। ऑप्शन ए मरीना ट्रेंच, ऑप्शन बी सुंडा ट्रेंच, ऑप्शन सी प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ऑप्शन डी साउथ सैंडविच ट्रेंच। बताना है कि हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी सुंडा ट्रेंच को। जो सुंडा ट्रेंच है, यह हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। क्या है,
हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है? अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है? बताना है कि वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैसें पाई जाती हैं, सबसे अधिक मात्रा में कौन गैस पाई जाती है। महत्तम मतलब अधिक होता है कि वातावरण में कौन सी गैस अधिक पाई जाती हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आर्गन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इन चारों में से आपको बताना है कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो साथ ही आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे अधिक गैस पाई जाती है वह गैस है नाइट्रोजन। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन जो होता है वो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि 78.08% लगभग होता है। कितना होता है? 78.08% होता है। वहीं पे दूसरे नंबर पे आपका ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो लगभग 21% होता है, या आप कह सकते हैं कि 20.95% होता है। लगभग 21% ऑक्सीजन की मात्रा होती है। और बाकी जो अन्य गैसें हैं, जैसे आपकी हो गई गैसें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्रिप्टॉन, जेनान इत्यादि जो गैसें पाई जाती हैं बहुत निम्न मात्रा में पाई जाती हैं। लेकिन वहीं पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना स्थित है ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी गुयाना में, ऑप्शन सी वेनेजुला में, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन साथियों। विश्व का सबसे ऊंचा झरना बताना है कि कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना आप सभी लोग जानते हैं कहाँ स्थित है? वेनेजुला में। कहाँ पे है? वेनेजुला में। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी है? अब आपको बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन ए 1992 का 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 2002 का 86वां संशोधन, सी है 1993 का 74वां संविधान संशोधन, डी है 1989 का 61वां संविधान संशोधन। बताना है कि कौन सा संशोधन है जिसमें मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी 1989 का 61वां संशोधन, संविधान संशोधन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 61वें संशोधन 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? 326 अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। अब बताना है इसी चारों में से कि किसके पास अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा बी भारत के राष्ट्रपति को।
किसके पास शक्ति है? भारत के राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वह अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा कर सकते हैं। यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है और इसका उल्लेख संविधान के 5वीं अनुसूची में भी किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? बताना है द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा डी भारतीय स्टेट बैंक। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति वर्ग किमी भारत का जनसंख्या घनत्व है। किसके अनुसार बताना है? जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार बताना है कि प्रति वर्ग किमी भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 372, 362, 382, 225, कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा 382, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पे भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा है, कितना है? 382 है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? नीला, हरा, पीला, नारंगी। जल्दी से बताइए किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा डी नारंगी। क्या होगा? नारंगी। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? नारंगी का होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी रंग होता है, उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? किसकी खोज? जल स्थानांतरण की खोज का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन, केपलर। तो किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी आर्किमिडीज। किसने किया था? आर्किमिडीज ने किया था। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन, क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मीथेन गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए सही है। मीथेन गैस गोबर में लगभग 75% पाई जाती है। कितना परसेंट? 75% पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? बताना कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? गुर्दा, पेट, जिगर, फेफड़ा। जल्दी से बताइए कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? जिगर है। क्या है? जिगर। जिगर को क्या कहते हैं? यकृत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत भी कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जिगर है या यकृत है। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए सिनकोना, ऑप्शन बी बरगद, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी यूकलिप्टस। सिनकोना मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए सिनकोना। क्या होगा? सिनकोना। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल। बताना है कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी आर्यभट्ट था। कौन था? आर्यभट्ट। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है का शुभारंभ कब किया गया था? आपको सिंपल से बताना है कि स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था। इतना बड़ा जो लिखा गया अब उसको टेंशन न लीजिएगा, आप बस आप ध्यान से पढ़िए कि स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 2014 को, ऑप्शन बी 28 अगस्त 2014 को, ऑप्शन सी 25 सितंबर 2014 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2014 को। बताना है किस डेट को यह प्रारंभ किया गया था। तो सभी लोग जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को ऑप्शन डी सही होगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती भी मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अगस्त 2021 में किस स्थान पर आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? बताना है उत्तर प्रदेश में अगस्त 2021 में किस स्थान पर आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? गोरखपुर, देवरिया, अयोध्या, प्रयागराज। जल्दी से बताइए कहाँ पे आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो यह स्थान है गोरखपुर। ऑप्शन ए सही है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी। कब रखी गई थी? अगस्त 2021 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में फरवरी 2021 में मोबाइल एप्लीकेशन ई कवच, कौन सा एप्लीकेशन? ई कवच लॉन्च किया गया। इस ऐप को किसने लॉन्च किया था? बताना है कि ई कवच जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको किसने लॉन्च किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने, सी है आपका वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि किसने लॉन्च किया था। तो सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।